Good evening everyone and welcome to Filler Form. फिलर फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे जुड़ते जाएंगे वो अपनी प्रेजेंस शो करते जाएंगे। ज्योति जी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं और भी बच्चों के जुड़ने का। एवरीडे मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल टाइम से आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। आप सभी भी कोशिश करें कि ऑन द टाइम आप भी क्लासेस में आने की कोशिश करें, ताकि हमारा ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। तो फिलर फॉर्म जो है आपकी एक बहुत ही अच्छी यूज़फुल एजुकेशनल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, जिनमें कि आप एवरीडे अपना एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं और कंटिन्यू अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ सीटेट की क्लास के साथ साथ नेट की क्लासेस भी होती हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो वाले जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे तो उनको सारी वीडियोस जो हैं दिखाई दे जाएंगी कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमारी जो टाइमिंग रहती है ईवीएस की, ये रहती है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 1 घंटे की रहती है। तो जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो अपना प्रेजेंस आज शो नहीं कर रहे हैं। ज्योति जी के अलावा किसी का भी नाम नहीं आया है अभी तक, तो फटाफट एक बार अपनी प्रेजेंस शो कर दें, जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ आप लोग जुड़ गए हैं। और ये हमारी सीटेट की टीम है जो आपको एवरीडे क्लासेस दे रही हैं। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है, सिर्फ संडे ऑफ होता है। वर्षा मैम सोशल स्टडीज़ की क्लास लेती हैं 9 AM पर। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण 2 दिन से मैम की क्लास नहीं हो पा रही है। और चंद्रशेखर सर जो हैं वो मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पर, और साइंस पेपर 2 की भी तैयारी करा रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, मैथ्स और पेपर 2 साइंस की तैयारी इनकी चल रही है। सुखवंती मैम जो है इंग्लिश की क्लासेस लेती हैं। इनकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है और 7 PM की हो गई है। जस्ट हमारे जो क्लास के बाद इनकी क्लास शुरू हो जाती है। और CDP की जो क्लास है वो लेती हैं रितु मैम, 3 o'clock से इनकी क्लास होती है 3 PM पर। और आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पर। ठीक है, और मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर, और हमारी जो टाइमिंग है वो है 6 to 7 PM की। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस हैं। मुझे आप लोग के कमेंट एक्चुअली शो नहीं कर रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके फाइन, कुछ टेक्निकली इश्यूज होते हैं तो मुझे कई बार दिखाई नहीं देता है। अब दिख रहा है। वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे टॉप चैट में तो मुझे दिखा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बट क्यों कोई गुड इवनिंग नहीं कर रहा है। अभी मुझे शो करने लगा है। विजय जी, प्रतीक्षा जी, मालती जी, ज्योत्सना जी, रूपाली जी, पटेल जी एंड राज जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अच्छा हो गया आप लोग आ गए हैं सब टाइम से, तो हम बिना डिले किए अपनी क्लास जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं
उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो हमारी टीम है सीटेट की, इसमें जो सारे टीचर्स हैं कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये एवरीडे हमको बताना होता है क्योंकि एवरीडे हमारे साथ कोई ना कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है। तो इसको ज़रूर आप लोग देखिए, ये आपका टाइम टेबल है। और इसके अलावा जो है हमारी जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी तरह का चार्ज इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इतना अच्छा मौका जो है आपको नहीं मिल सकता है कि सारी क्लासेस आपकी हो रही है लाइव, और वो भी बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरी क्लासेस आपकी इतने दिनों तक हुई हैं और अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। एक बार सिलेबस रोज़ मैं डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो ये सिलेबस जो है हमारा थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। फैमिली एंड फ्रेंड्स ये जो है मेन थीम है। सेकेंड है फूड, देन वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 6 मेजर थीम हैं। और जो हमारा फर्स्ट थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके सब थीम्स हैं 4, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। ज्योति जी, राज जी, दीपक जी, सोलंकी जी, उसके बाद आरिफ जी, हाँ ओके, सबको गुड इवनिंग। और दीपक जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब क्लास शुरू करते हैं। अच्छा कल किसने मुझसे पूछा था, अंकिता जी शायद, इन्होंने मुझसे पूछा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, तो वो अभी तक तो क्लास में आई नहीं है, बट चलिए हम देख लेते हैं आगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कल आई थिंक अंकिता जी ने ही पूछा था मुझसे, तो हम शुरू करते हैं आज यहीं से और देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो देखिए, हम जो हमारी बॉडी है उसमें हमने पढ़ा था, जब फूड वाला चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वाटर होता है और उसका कंजम्पशन हम किस तरह से करते हैं उस एलिमेंट का, ये हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फिर फैट होता है, विटामिन्स होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम डायरेक्ट हमारे अंदर आ जाते हैं, ये है ना। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं, तो उसके द्वारा ये हमारे शरीर में आता है। तो उसी तरह से जो नाइट्रोजन साइकिल है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, और नाइट्रोजन साइकिल जो है उसके अंतर्गत ही आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो आज ये वाला जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये ऑन डिमांड है, ये किसी बच्चे ने मुझसे कहा था समझाने के लिए, तो इसलिए मैं आज इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे ये पूरा डिस्कशन में, तो ये आप सभी देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जिस तरह से हम फूड चेन पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये वाटर साइकिल भी हमने देखा, उसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल भी होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो हवा में घुला हुआ रहता है, डायरेक्टली पेड़ पौधे जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में आपने सुना होगा कि कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपके ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन कम है, आपके बॉडी में जो है आयरन की कमी हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आयरन की गोलियाँ लीजिए, उसके थ्रू आयरन हमारी बॉडी में चला जाता है। या फिर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं दवाई के अलावा कि हरी साग सब्जियाँ खाइए जिनमें पालक शामिल हो, या कई सारे इस तरह की साग भाजियाँ जो हरी पत्तियाँ उनको खाने के लिए वो कहते हैं, जिससे कि जो आयरन की कमी है वो आपके शरीर से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हमको कभी भी किसी भी डॉक्टर ने आपको ये सलाह नहीं दी होगी कि आप एक कील लीजिए या सिक्का लीजिए और उसको खा जाइए। क्या हम डायरेक्टली उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको उसको किसी न किसी तरह से लेना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम वो चीज़ को क्या नहीं कर सकते, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या हुआ कि हम पेड़ पौधों के थ्रू ले रहे हैं। जैसे जिंक हो गया, मैंने आप लोग को बताया जिंक जो है मिनरल हुआ, ये मिनरल हम लोग हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए हम डायरेक्ट जिंक कैसे लेंगे, नहीं ले सकते। तो हम अदरक वगैरह खाते हैं, या ज़मीन के अंदर जो उगने वाले पौधे हैं उनको खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, जिनसे हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है उनकी कमी दूर होती है। इसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं ये वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो डायरेक्ट नहीं ले पाने के कारण ये जो नाइट्रोजन का जो एक साइकिल चलता है, ये जो चलने के कारण ही उनको नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है। अब जैसे कि आपने बहुत सुना होगा एल्युमिनियम के बर्तन आजकल बहुत ज़्यादा बैन होने लगे हैं।
इसका क्या कारण है, कोई बता सकता है? एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं उसका जो उपयोग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, है ना, और स्टील की तरफ ही ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है, कोई बता सकता है? तो पहले के समय में जो है लोग एल्युमिनियम के जो हैं कुकर वगैरह, कढ़ाई जो होती है उसको बहुत यूज़ किया करते थे। ठीक है, अभी तक तो आंसर किसी का नहीं आया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं लोग बहुत यूज़ किया करते थे, लेकिन इससे क्या होने लगा, धीरे धीरे जो रिसर्च हो रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि हमारे खाने में एल्युमिनियम की क्या होने लगती है, लीचिंग होने लगती है। मतलब खाने के साथ एल्युमिनियम के बर्तन जब हम गर्म करते हैं और उसमें खाना बनाते हैं तो वो गर्माहट के कारण एल्युमिनियम का कुछ अंश जो है वो हमारे खाने के साथ भी क्या होने लगता है, मिक्सअप होने लगता है। और ये जो हमारे खाने के साथ एल्युमिनियम की लीचिंग होने लगती है, मतलब वो खाने के साथ मिलने लगता है, मिक्सअप होने लगता है और हमारी बॉडी में जाता है तो वो हार्मफुल होता है। जैसे और भी पुराने समय की बात करेंगे तो लोहे के बर्तन में बनाया जाता था, तो लोहे के बर्तन को में बनाते थे तो लोहे की जो आयरन की जो लीचिंग है वो होती थी खाने में, जिससे कि रंग उसका कैसा हो जाता था, किसी भी सब्जी का हल्का सा ब्लैकिश हो जाता था, क्योंकि वो साथ में जो लोहा है वो उसकी लीचिंग हो रही है, उसका जो खाने में कुछ अंश हमारा चला जा रहा है, तो वो हमारी जो आयरन की जो बॉडी में डेफिशिएंसी थी, कमी थी, उसको वो पूरा कर देता था। लेकिन एल्युमिनियम की लीचिंग होना अच्छा नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि इन बर्तनों की आजकल यूज़ करने को मनाही की गई है। उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं ये डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो देखिए ये 3 स्टेजेस में होता है कि सबसे पहला होता है एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट होता है उसके कारण, है ना, इसके कारण फिक्सेशन होता है। मतलब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एक बादल है और बिजली चमक रही है वहाँ से। तो जैसे ही बरसात का मौसम आता है और ऐसे भी कभी कभी जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है और बिजली चमकती है। तो जैसे ही ये बिजली चमकती है साथ ही आप कभी कभी देखेंगे कि खूब तेज़ पानी गिरने लगता है, फिर बिजली चमकती, फिर खूब तेज़ पानी गिरने लगता है। तो ये जो बिजली चमकती है इससे क्या होता है कि जो हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उपस्थित वो क्या होता है, टूट जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और टूट करके वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है। और वो नाइट्रोजन युक्त जो वाटर होता है, जिसमें कि पानी में क्या होता है, नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है वो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो गया। तो वो नाइट्रोजन युक्त जो जल होता है वो पेड़ पौधों को मिलता है और इससे क्या होता है, पेड़ पौधों को बहुत ही फ़ायदा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि बारिश के पानी में पेड़ पौधों की ग्रोथ, उनका उनकी जो रौनक होती है वो देखते ही बनती है। पत्ते बिल्कुल खुशहाल हो जाते हैं, पौधे बिल्कुल सुंदर दिखने लगते हैं। एक अलग ही सुंदरता होती है जो बरसात के मौसम में आपको देखने मिलती है। जब हम कितना भी पानी स्प्रे कर लें, हम पाइप से लेके बहुत पानी स्प्रे करते हैं, नहलाते धुलाते सब करते हैं पौधों को, लेकिन वो जो सुंदरता है वो आपको बारिश के वक्त ही देखने मिलती है, क्योंकि भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन जो है उसका ब्रेकडाउन जो है वो पानी के साथ होता है और वो मिट्टी में आ जाता है और सॉइल के थ्रू ही जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं, कहीं और से तो वो ले नहीं सकते, जड़ों से ही कंजम्पशन होगा उनका सारा कुछ। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है। सेकंड जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में देखिएगा आप, प्रेशर बनता है, एयर का प्रेशर बनता है, ये आपने देखा होगा, सुना है आपने कि कई बार प्रेशर होता है तो साइक्लोन आ जाता है, हवाएं जो है वो प्रेशराइज होती हैं। तो ये प्रेशर जो है ये नॉर्मली एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये होता रहता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल प्रेशर जो होता है उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो आ जाता है एटमॉस्फेयर में और उसका जो है चेंज हो जाता है कई बार अमोनिया में। ठीक है, तो ये एक तरह से होता है। और जो सबसे ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रूप से होता है। वो कैसे होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपको समझना है। आप इसमें देख रहे हैं कि एक काऊ है पिक्चर में, ठीक है, तो हाँ, तो ये जो काऊ है इसको आप देखेंगे
कि इसने कुछ खाया, घास पत्तों से जो भी खाया इसने, उसको उसने डाइजेस्ट किया और उसकी बॉडी का जो वेस्ट हुआ वेस्ट जो है वो ज़मीन पे गिरा, तो उसको हम क्या कहते हैं, काऊ डंग या गोबर कहते हैं, जिसके क्या बनते हैं, खाद बनाते हैं। और ये खाद जो है ये पौधों में डाली जाती है। मैन्योर का काम तो ये करता ही है, नो डाउट, है ना। गोबर की खाद जो होती है पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। और यही वेस्ट जो है ये पेड़ पौधों को क्या करता है, हेल्दी बनाता है। क्योंकि इसमें जैसे ही इसने वेस्ट किया तो ये क्या हुआ, अमोनिया में ये मतलब अमोनिया हो जाता है। ये जो वेस्ट होता है, जितना भी ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, उसके बाद जो कोई मर जाते हैं जानवर, डेड एनिमल्स हो गए, ये सारा क्या हो जाता है, ज़मीन में जब डिकम्पोज होने लगता है तो अमोनिया फॉर्म करने लगता है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है इसको क्या करते हैं, कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में। हम कहते हैं ना कि जैसे आपने कभी अपने घर में कंपोस्ट खाद बनाया होगा, बोलते हैं कि आप मिट्टी में कुछ समय तक घर में जो भी सब्जी भाजी के जो छिलके होते हैं उनको आप डालते जाइए और उसको जमा करते जाइए, किसी डब्बे में आप रख लीजिए, किसी गमले में रख लीजिए। 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो सब कुछ डिकम्पोज हो गया है और खाद बन गया है। होता है कि नहीं। तो पहले वो क्या बन जाता है, जब हम उसको वेस्ट को फेंकते हैं तो वो अमोनिया बनने लगता है उसमें। ठीक है, वो अमोनिया अच्छा नहीं होता है पेड़ पौधों के, क्योंकि वो सड़ता हुआ रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, वो पूरी तरह से बैक्टीरिया उसको सड़ा के और कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। तो यही जो हुआ, ये चेंज हो जाता है सॉइल के रूप में, और इसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन। और ये जो चेंज करने का काम है ये कौन करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अजोटोबैक्टर्स होते हैं, और जड़ों में, पौधों के जड़ों में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम आपने पढ़ा होगा स्कूल में। फिर सॉइल में होते हैं फ्रैंकिया, ऐसे करके कुछ बैक्टीरियाज मेन होते हैं जो क्या करते हैं, फटाफट इनको कन्वर्ट करते जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, अमोनिया से ये क्या बन जा रहे हैं अब, नाइट्रोजन। इस तरह से मिट्टी में, ये सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि हमारी सॉइल क्या हो गई, फर्टिलाइज हो गई। क्लियर हो गया सभी को। दीपक जी क्या कह रहे हैं, 1 मिनट। स्टडी की उसमें प्लांट नाइट्रोजन ह्यूमन के थ्रू एब्सोर्ब करते हैं। हाँ, तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए कन्वर्ट किस तरह से हो रहा है। ये कन्वर्सन जो आपका चेंज है यही है, यही चीज़ हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। अब पहले ऊपर से धरती पर आया बारिश के रूप में नाइट्रोजन जो है, और जो हमने वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से निकल रहा है, एनिमल की बॉडी से निकल रहा है, डेड बॉडीज़ है, उनसे भी क्या हो गया, वो सड़ गल के आखिरकार, बोलते हैं ना सब कुछ मिट्टी हो जाना, तो वो मिट्टी में क्या हो गया, डिकम्पोज्ड हो गया। अब ये सब कुछ डिकम्पोज होने के बाद क्या बन गया, मैन्योर बन गया, और नाइट्रोजन में कन्वर्शन इसका हो गया। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि सारा नाइट्रोजन वो कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं। पेड़ पौधे कितना लेंगे, जितना इनको मिल गया, जितना ज़रूरी था वो ले लिया, लेकिन फिर कुछ नाइट्रोजन जो है वापस हमारे वायुमंडल में भी आता है। तो उसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, जो क्या करते हैं, मिट्टी से फिर हवा में उस नाइट्रोजन को वायुमंडल में भी भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका नाम है क्लोट्रिडियम होते हैं, सुडोमोनास, ऐसे 2-3 ये बैक्टीरियाज भी होते हैं जो इसको कन्वर्सन करते हैं। तो आपको मेनली ये समझना है कि पहले तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पृथ्वी पर हमारी धरती पर आता है, मिट्टी में आ जाता है, बारिश के थ्रू एक आता है। दूसरा जो है अमोनिफिकेशन होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो करके और मिट्टी में मिल जाता है, और वहाँ पे नाइट्रोजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो साइकिल चलता रहता है इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है, स्वतंत्र नाइट्रोजन है, उसका नाइट्रोजनीय यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण, मतलब वो फिक्स्ड हो जाते हैं कि उनको कहाँ कहाँ रहना है, किस किस यूज में आएंगे, और पुनः उनके स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने का अनवरत प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र। मतलब ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता है, ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो अब कल नहीं होगा, ये रेगुलर प्रोसेस चलता है। सबसे ज़्यादा बरसात में होता है, और इसीलिए जो बरसात का पानी है उसको बहुत शुद्ध कहा गया है, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो है बरसात का पानी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, शॉर्ट में ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ
ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। नाइट्रोजन साइकिल में देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो हमारी धरती पे आती है, फिक्स हो जाती है कहाँ कहाँ उसको जाना है, किस किस काम में उसको लगना है। और फिर जो अमोनिया जो क्रिएट होता है वो भी हमारी धरती पर आ रहा है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अमोनिफिकेशन पहले होता है, देन उस अमोनिफिकेशन को बैक्टीरियाज क्या कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, मतलब उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है धरती के अंदर, एक्स्ट्रा जो है पेड़ पौधों के लेने के बाद भी जो बच जा रही है वो फिर वापस जो है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया द्वारा होता है और ये एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो ये एक साइकिल जो है चलता रहता है। सभी को क्लियर हो गया? मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए ठीक है, आप लोगों के मैसेजेस तो मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज की जो है, ओके क्लियर हो गया, दीपक जी का मैसेज आ गया। ठीक है, तो हम आज फटाफट अब हमारा जो है क्वेश्चन आंसर जो राउंड है वो शुरू कर देते हैं। आज थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें चला गया, बट ये इम्पॉर्टेंट था आप लोगों को बताना और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा जो हमने आज डिस्क्राइब किया है। और फटाफट अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। इसी तरह अगर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक आप ज़रूर बताएं। मैं इसी तरह से एमसीक्यू के साथ टॉपिक भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा कवर करा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर ऑल्सो नोन एज डिट्राइवर्स। इनमें से किसे डेट्रीवोरस के नाम से भी जाना जाता है? डिकम्पोजर, मांसाहारी, शाकाहारी, इनमें से कोई नहीं। डिकम्पोजर, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, नन ऑफ अबव। ये मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, पहले भी एक क्वेश्चन आया था। फटाफट आंसर करिए, टाइम शुरू हो चुका है। दीपक जी का, ज्योति जी का आंसर आ गया, वेरी नाइस। ऑलमोस्ट आंसर जो है ए में आ रहे हैं और हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑल्सो ए। वेरी गुड। तो डिकम्पोजर हो गए, है ना। डेट्रीवोरस जो है वो डिकम्पोजर के नाम से भी हम उनको जानते हैं। ठीक है, तो ये एक फूड चेन भी रहती है हमारी, डेट्रीवोरियस वाली जो रहती है उसमें कहाँ से, डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 57% ऑफ द वेरियस लार्ज डैम्स इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा देश दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% है? इसमें दो दो देश दिए हुए हैं, ब्राज़ील एंड इंडिया, जापान एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया, ब्राज़ील एंड चाइना। फटाफट आंसर शुरू कर दीजिए देना। दीपक जी बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं आज। सबसे पहले आंसर आ रहा है इन सब का। ज्योति जी एंड दीपक जी वेरी गुड, फटाफट आंसर कर रहे हैं। और दीपक जी का आंसर है सी एंड ज्योति जी का है डी। और बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं डर के मारे, क्यों कि हमारा कहीं गलत ना हो जाए। तो ये नहीं सोचना है, ये मैंने आपको बोला था ना कि पार्टिसिपेशन सबको करना है, गलत हो या सही हो आंसर इसकी फिक्र मत करिए। और राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो जिन्होंने भी गलती करी है कोई बात नहीं, उसको आप लोग ओके करिए, उसको कहीं लिख के रखिए, अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसमें शामिल करिए नोट्स को। तो चाइना और भारत जो है इनमें जो है पूरी दुनिया का जो है ना, दुनिया के विभिन्न जो बांध हैं उनमें 57% जो हैं चाइना और भारत में ही हैं। इनमें दो दो देशों के नाम भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है रिपीटेड वाले क्वेश्चन ही मैं ले रही हूँ। आगे बढ़ते हैं।
पर्यावरण अध्ययन को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित से संबंधित है: नई सामग्री का डिजाइन, अध्ययन और खोज, मानविकी, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन, सूचना और भौतिक विज्ञान को शामिल करना, प्राकृतिक दुनिया और उसकी अखंडता पर मनुष्य के प्रभाव के बारे में एक दृष्टिकोण। किससे संबंधित है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गलती से मत घबराइए, आंसर करिए। तो इसका जो आंसर है वो डी है, प्राकृतिक दुनिया और उसकी अखंडता पर मनुष्यों के प्रभाव के बारे में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को देखते हैं, इसलिए इसको पर्यावरण अध्ययन को लिया गया है। हमेशा मैंने बताया है कि जो जुड़ाव है उसका आपस में जो रिलेशन है उसको देखा जाता है। तो डी सिर्फ ज्योति जी ने किया है, ज्योति जी का आंसर राइट है। ठीक है, शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये इस तरह से बच्चों को जोड़ रहा है प्राकृतिक दुनिया और उसकी अखंडता के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना जो है 1990 में बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में हुई थी। यह एशिया का पहला मगरमच्छ संरक्षण प्रजनन केंद्र है। इसकी स्थापना 1916 में भारत में जीवों को एक संगठित सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी, या इसकी स्थापना 1982 में वन्यजीव प्रबंधन में अनुसंधान के लिए की गई थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ का आंसर करिए। सिर्फ दीपक जी का आंसर आया अभी तक। ज्योति जी का डी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं और राइट आंसर अब शो हो चुका है। राइट आंसर इज सी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1916 में भारत में जीवों का एक संगठित सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। थोड़ा जल्दी क्लास आज खत्म करेंगे क्योंकि हमारा बहुत टाइम जो है वो नाइट्रोजन साइकिल को समझने में चला गया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, फिर से पूछ रही हूँ। एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करना है, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प का उपयोग करना है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट आंसर करिए। हाँ, आंसर आना शुरू हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। और आंसर ऑलमोस्ट सबके आ रहे हैं, एक जैसे ही आ रहे हैं। मतलब ये कंफर्म हो गया आप लोगों को कि सी और सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सही, सी इज़ द राइट आंसर। कि जब दो तरह के हम प्रयोग को एक साथ मिला देते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड। ठीक है ना, एकीकृत मतलब दो तरह के अलग अलग आइडियाज़ को एक साथ मिला दिया जा रहा है, मर्ज कर दिया जा रहा है, तो वो हो गया आपका एकीकृत या इंग्लिश में इंटीग्रेटेड। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। कौन से 3 खाद्य पौधों की प्रजातियां दुनिया के खाद्य ऊर्जा सेवन की लगभग 60% आपूर्ति करती है? मतलब सबसे ज़्यादा ये यूज़ में आता है, आपूर्ति होती है इसी से। ठीक है, गेहूँ, जौ और जई, गेहूँ, चावल और मक्का, गेहूँ, जौ और मक्का, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी है, ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा खपत इंडियन अगर हम देखते हैं लोगों में, ये तो पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया में भी वही हाल है।
ध्यान से देखेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। झटपट आंसर आने लगे, और राइट आंसर भी बी ही है। वेरी गुड, ज़्यादातर लोगों ने बी आंसर किया है। दैट्स नाइस। आप मतलब ये रिलेट कर सकते हैं कि गेहूं, मतलब उससे हम आटा, आटे की रोटियां बन रही हैं, चावल राइस, और मक्का भुट्टे के दाने, जो बहुत तरह से ये तीन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, है ना। तो 60% जो है इसकी आपूर्ति जो है वो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन प्रजातियां क्या हैं? जिन प्रजातियों का उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बी, जिन प्रजातियों के उन्मूलन से पारिस्थितिक तंत्र को लाभ हो सकता है। सी होगा, थोड़ा गलत छप गया है। सी है वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित नहीं करेगा। और लास्ट डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ा ऑप्शन आप समझ लीजिएगा, ए बी फिर सी डी है, ठीक है। की स्टोन प्रजातियां हैं। सेवंथ का आंसर करिए। तीन ही आंसर आए हैं, चार। और अब आंसर शो होने लगा है। तो देखिए, की स्टोन, ठीक है, की स्टोन प्रजातियां कहा जा रहा है, मतलब वो खास है कुछ, तभी उनको की स्टोन कहा जाता है ना। माइल स्टोन कहा जाता है। रास्ते में एक पत्थर होता है जिससे हमको डिस्टेंस पता चलता है, वो कितना खास होता है। मतलब की स्टोन मतलब कुछ खास प्रजातियां होंगी। तो इन प्रजातियों के उन्मूलन से पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया जा सकता है। मतलब इनके न रहने से जो हमारा एक साइकिल चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू? कौन सा तत्व जानवरों और पौधों के ऊतकों दोनों का निर्माण करता है, निर्माण का खंड है? यह आपने कई बार पढ़ा है। सल्फर मतलब गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी है। एट्थ का आंसर करिए फटाफट। बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी, बट राइट आंसर जो है वो बी है, मतलब कार्बन। ठीक है, हमारी बॉडी जो है जब डेड बॉडी में बदल जाती है, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, जब वो डेड बॉडी में बदल जाती है तो वो क्या हो जाती है, मिट्टी में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है और कार्बन का निर्माण करती है। तभी तो इसलिए हम देखते हैं जो पुरानी कई सारी डेड बॉडीज, ममीज वगैरह मिलती हैं तो उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। आपने सुना होगा ये वर्ड। वो कार्बन को देखा जाता है कि कार्बन कितना पुराना है, उसकी टेस्टिंग से ये पता चल जाता है कि ये बॉडी जो है कितने सालों पुरानी है। तो वो कार्बन की डेटिंग होती है। तो बॉडी का जो ऊतकों का जो निर्माण है वो कार्बन द्वारा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? दैट इज वेरी इजी, बहुत इजी आंसर है। कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, एनिमल हंटिंग, पशु का शिकार, माइनिंग मतलब खुदाई या खनन, बोथ ए एंड सी, दोनों ए और सी। इसमें ऑक्सीजन की कमी को बताया गया है।
सीधा सीधा आंसर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी आंसर करिए। इसका राइट आंसर लेकिन ए होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के स्तर को पेड़ पौधों की कटाई से ही कम होता है, इसलिए ए होगा। डी जो है वो माइनिंग है, उससे हाँ प्रदूषण होगा, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो जाएगा। खोदने से, ज़मीन खोदने से ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पेड़ों की कटाई से कम हो जाएगा लेवल। तो इसमें सिर्फ वनों की कटाई आएगा, डायरेक्ट हमको बताना है कि क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड चेन इन एन इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म। एक पारितंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं। नाइट्रोजन चक्र बनाती हैं, कार्बन चक्र बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं, खाद्य श्रृंखला बनाती हैं। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फूड वेब, फूड चेन। बहुत इजी आंसर है इसका भी, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसका राइट आंसर अभी तक किसी ने नहीं किया है। डी, खाद्य श्रृंखला, डी आ रहा है सबका। डी नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो सी होगा। देखिए ये सभी चीज मिल जाती हैं जब आपस में। कौन कौन सी चीजें? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और आपका खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। ये सारे जो साइकिल्स हैं ये मिलकर के एक वेब बनाते हैं, वेब। वो आप देखिए, ये पूरा एक सब चीज़ मिलाने के बाद जो है वेब बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फूड वेब जो है, ये सभी जितने प्रकार के भी चक्र हैं इन सब का मिला जुला जो रूप होता है उसको आपको याद रखना है कि उसको फूड वेब कहते हैं, जिसमें ये सारे चक्र समाहित होंगे। इसीलिए मैंने इसको लिया है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, बट इसको आप याद रखिए कि फूड वेब में सारे तरह के साइकिल जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो है जिन्होंने सी किया है उनका सही है मोस्टली, लेकिन सबने डी किया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो वन सेवा है? रिड्यूस द सरफेस रेन वाटर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर, ऑल ऑफ अबव। सतही अपवाह वर्षा जल को कम करना, मतलब जो बह जाती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकता है और स्थानीय तापमान को नियंत्रित करें, ऊपर के सभी। वन जो हमें देते हैं, है ना, वन की सेवा क्या है, वन हमें क्या क्या दे रही है? इसका आंसर तो सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। गुड, मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें भी कि ये सभी है ना। ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, सतह में जो जल है उसको क्या करता है, सोखने का काम भी करता है। पेड़ पौधे रहते हैं तो सोख पाते हैं, तो सतह में पानी जो है बर्बाद नहीं होता है, और टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में हमने ये पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर सभी का। आगे बढ़ते हैं। विच इंसेक्ट लीव एंड ब्रीड इन द फॉरेस्ट एरिया। वन क्षेत्र में कौन से कीट रहते हैं और प्रजनन करते हैं? मधुमक्खियाँ, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, मतलब तितलियाँ, ऊपर के सभी। इजी आंसर है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको जो बहुत इजी होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, डिफ़िकल्ट भी लिए हैं, इजी भी लिए हैं। कई बार हमको ये होता है कि हम इजी भी वहाँ गलत करके आते हैं,
और ये चीज़ें होती हैं, अक्सर होती हैं। डिफ़िकल्ट को तो हम अच्छा कर लेते हैं लेकिन ईजी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो होते हैं ये हमको जो वन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? सबके आंसर भी सही आ रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं ज्वार एंड बाजरा। सभी जानते हैं इन द एरिया दैट हैव, ज्वार और बाजरा उन क्षेत्रों में उगते हैं जिनमें हाई मॉइस्चर होता है, मतलब उच्च नमी होती है, लिटिल मॉइस्चर होता है, थोड़ी नमी होती है, नो मॉइस्चर, नमी नहीं होती है, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो कैसा उनको एटमॉस्फेयर चाहिए? सीमा जी भी काफ़ी एक्टिव हैं आज, वेरी गुड। दीपक जी हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, प्रतीक्षा जी भी एक्टिव हैं, यस गुड। सब एक्टिव हो गए हैं और सबने राइट आंसर भी दिया है, वेरी गुड। सबके नंबर पक्के हो गए अब तो, है ना, वेरी गुड। सबका आंसर बिल्कुल राइट है एंड राइट आंसर इज बी। इसमें भी किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं है कि हल्की नमी उनको ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा सूखे में भी ये नहीं उग पाते और बहुत ज़्यादा अगर नमी हो जाती है तो इनकी जड़ें जो है वो गलने लगती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर देती है? सॉइल इरोजन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ओवर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर ग्रेजिंग, मृदा का अपरदन मतलब कटाव, मानव जनसंख्या की वृद्धि, भूजल का अत्यधिक दोहन और अत्यधिक चराई। नंदिनी जी गुड इवनिंग। दीपक जी का आंसर बहुत जल्दी आ रहा है, वेरी गुड। और ऑलमोस्ट आंसर आने शुरू हो गए अब, और सी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। जिन्होंने सी आंसर किया है वो सब सही है। अच्छा वी भी आंसर आ रहा है किसी का? वी तो ऑप्शन में है नहीं। तो मोस्ट ऑफ द आंसर इज सी, मतलब ज़मीन में से अगर हम बहुत ज़्यादा पानी निकालने लगेंगे तो जल का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इजी भी है और क्लियर भी है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर चींटियों की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव होगा? नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होगा। डिस्ट्रॉय लाइफ, जीवन को नष्ट कर देगा। अ लिटिल एडवर्स इम्पैक्ट, थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव होगा। डिक्रीज इन टर्माइट्स, दीमक में कमी आ जाएगी। इसमें से हमें एक चुनना है। और आंसर आने शुरू हो गए 15 का। और इसका राइट आंसर जो है वो है बी, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बी ही आंसर कर रहे हैं कि जीवन को ये क्या कर देता है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो चींटियां हैं अगर वो बिल्कुल ना रहें तो दीमकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हमको इसमें से एक ही चुनना है। अगर हमको दो चुनना होता तो इसमें बी और डी हम दोनों को चुन सकते थे, लेकिन ज़्यादा नज़दीक आंसर के इसमें बी होगा। क्योंकि अगर चींटी नहीं रहेगी तो दीमकों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारी चीज़ों को ख़राब कर देंगे, और ख़राब करने के कारण क्या होगा कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लकड़ी की सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं दीमक, कागज़ वगैरह सब खा जाते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। तो चींटियों के होने से दीमकों में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है दोनों ही सही हैं, लेकिन इसमें हमको एक चुनना है, इसलिए हम किसको चुनेंगे? बी को चुनेंगे कि जीवन को ये नष्ट कर देगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। द वर्स्ट नेचुरल हैजार्ड इन द ट्रॉपिक्स आर, उष्ण कटिबंध में
सबसे खराब प्राकृतिक खतरे क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, फ्लड्स पानी की बाढ़, नन ऑफ अबव। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, ध्यान से अगर देखें तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को इतना बड़ा क्लू भी मैं दे रही हूं कि आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। और आंसर जो है वो है ए, उष्ण कटिबंध वन में। यहाँ लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध वन, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही तो होंगे, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। तो इसमें सोचने की क्या बात थी, बहुत इजी था ये भी। ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, तो ये ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएनसीडी स्टैंड्स फॉर, यूएनसीडी का अर्थ क्या है? ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ तो आसान होगा आपके लिए। यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉरपोरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, बट इसको रट लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से कि कौन सा है। दीपक जी ने अपना आंसर सही किया है और सही की तरफ ही गए भी हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत छोटा सा अंतर है बट हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अक्सर आपने हिंदी न्यूज़ में इसको सुना होगा वर्ड को, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हो रहा है पर्यावरण और विकास के लिए, ये वहाँ पे बहुत यूज़ होता है, तो हिंदी न्यूज़ में आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। जितने लोगों ने बी आंसर किया है दे ऑल आर राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज्ड इन अर्बन हाउसिंग इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होती है, ऊर्जा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। शहरी आवास में निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता जो बहुत ऊर्जा गहन है? स्टील यानी इस्पात, सीमेंट, बर्न ब्रिक्स मतलब जली हुई ईंटें, जो पकाई हुई ईंटें रहती हैं रेड कलर की, और सिल्वर मतलब चांदी। बहुत सिंपल है पर इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं। अभी तक आंसर ही नहीं आए किसी के। मुझे लगा था सब इसका आंसर सही करेंगे, बट कितनी गलतियां आप लोगों ने करी। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किस सामग्री का उपयोग नहीं किया। आप ये बताइए मुझे कि चांदी का प्रयोग कब होता है किसी घर को बनाने के लिए, हाउसिंग में, शहरी आवास में उपयोग नहीं किया जाता। चांदी का कभी आपने यूज़ देखा? चांदी की सरिया कोई लगाएगा क्या? कितनी महंगी होती है चांदी। आजकल पायल और बिछिया खरीदना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, वो क्या चांदी के वहाँ पे सरिया लगाएगा?
सोचिए ज़रा कितना इजी क्वेश्चन है, और इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसी तरह से होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन में हम क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में इसमें नेगेटिव यही होता है कि हम इसमें गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो शहरी आवास में निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, पूछ रहा है। स्टील के तो रहते ही हैं चीज़ें, सीमेंट तो यूज़ होता ही होता है, ईंटें भी यूज़ होती हैं। आपने चांदी कब देख लिया यूज़ होते? तो चांदी नहीं होगा इसमें आंसर, इसमें उपयोग नहीं किया जाता है, पूछा है। ठीक है, क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूज हैं आप लोग? क्लियर है तो आगे बढ़ें, या कुछ डाउट्स हैं अभी आपको? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। द वर्स्ट सफर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। पर्यावरणीय विनाश से सबसे अधिक पीड़ित कौन से वर्ग होते हैं? रिच मतलब धनी वर्ग, मॉडर्न क्लास, मध्यम वर्ग, पुअर मतलब गरीब वर्ग, और ऑल ऑफ अबव ऊपर के सभी। अगर किसी भी तरह का डिजास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से लोग होते हैं? इसका आंसर जो है वो सी है। थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा बट मैं क्लियर करने के लिए बैठी हूँ आपके। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोग को। देखिए होता क्या है, सबसे अधिक जो है वो गरीब वर्ग ही प्रभावित होता है। पर्यावरण में जो विनाश होते हैं, आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों पे बहुत विनाश होता है। वहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होगा, बाढ़ भी वहाँ पे आएगी, बारिश बहुत होगी, है ना। तो वो वहाँ के जो लोग होंगे वो कैसे हैं, ज़्यादातर गरीब क्षेत्र के लोग वहाँ पे बहुत रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद जो नदी वगैरह के किनारे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर बाढ़ आती है, हल्की फुल्की भी बाढ़ आती है, तो धनी वर्ग जो है ऊंचे तरफ रहेंगे, वो उतने निचले जगह पे रहेंगे नहीं। मध्यम वर्ग भी बच जाते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह में मध्यम वर्ग रह रहे हैं तो वो भी बच जाते हैं। लेकिन गरीब जो है वो हर तरफ से बेचारा पिसता है, उसको हर तरफ से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि वो एक तो झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी जो आमदनी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो झोपड़ियों में रहते हैं। थोड़ी भी ज़्यादा बारिश होती है तो उनकी झोपड़ियाँ ढह जाती हैं, थोड़ा भी बाढ़ आती है तो पूरा झोपड़ी बह जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है इन लोगों को दिक्कत होती है, और इनके पास इतने सामग्री, इतने साधन भी नहीं होते हैं कि ये आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो अगर किसी तरह का पर्यावरण में विनाश होता है तो सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है गरीबों को। वो बिल्कुल बेघर हो जाते हैं, क्योंकि घर के नाम पे उनके पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बैंक बैलेंस भी उनके पास नहीं होता है इतना, तो वो दोबारा से अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं। जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, देखिए ज़्यादातर वो ऐसे जगहों पे अपने घरों को बनाते हैं जहाँ पे ये डिज़ास्टर्स नहीं होते हैं, वो सेफ जोन को बनाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको तो जहाँ मौका मिल रहा है वो अपना बना ले रहे हैं, किसी भी तरह रह रहे हैं। और थोड़ा भी अगर पर्यावरण में हल्का फुल्का भी कोई विनाश होता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो है सी। आगे बढ़ते हैं। द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर इज। कैंसर का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने योग्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है ये टोबैको स्मोकिंग मतलब तंबाकू या धूम्रपान, अल्कोहल कंजम्पशन शराब की खपत, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ अबव। इनमें से लेकिन एकमात्र पूछा गया है इसमें। इसके लिए भी टीवी में बहुत ऐड देता है, हमेशा बताता है इसके बारे में। बहुत इजी है इसका आंसर।
थोड़ा ध्यान से दीजिए आंसर, सोच समझ कर। ज़्यादातर ए आंसर आ रहे हैं। ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ए जो है वो राइट आंसर है। तंबाकू से ही कैंसर होता है, ठीक है, ये तो आप सभी जान ही रहे हैं। तो तंबाकू का सेवन करने या धूम्रपान भी अगर कर रहे हैं तो दोनों तरह से ये होता है। और आप देखते होंगे कि बहुत लोगों को इस चीज़ की लत लगी हुई है। शराब जो है वो भी नुकसान करता है, हार्मफुल तो वो भी है बॉडी के लिए, लेकिन वो इफ़ेक्ट कहाँ करता है, लीवर पे जाके इफ़ेक्ट करता है। कैंसर उससे कम सुनने मिलता है, लेकिन तंबाकू जो धूम्रपान किया जाता है, मतलब खाते भी हैं और वो बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, वो दोनों के कारण तंबाकू ही रहता है उसमें, उसके कारण कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। टीवी में अक्सर आप देखते होंगे कि लिखा हुआ भी रहता है, इवन तंबाकू के जो पैकेट्स वगैरह रहते हैं उसमें भी लिखा हुआ रहता है ना, कि इसको ना खाएं, इससे कैंसर होने का खतरा है, फिर भी लोग उसको लेके खाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इतना लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोग खाते हैं, और गवर्नमेंट को इससे क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है, तो ये बंद भी नहीं किया जा रहा है। तो ये आप सभी जानते हैं। और शराब जो है उससे लीवर पे इफेक्ट होता है, तो इसलिए ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है मेरी क्लास तो प्लीज़ मेरी क्लास में आप आते हैं तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, एक जोश आता है आपको अगले दिन और अच्छा कुछ जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराऊं, जिससे कि आप लोग जो हैं हर तरह के क्वेश्चन को फटाफट कर पाएं, ठीक है ना। मैं गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि गुस्सा हूँ मैं? आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास इसलिए ख़त्म किया, ज़्यादा हमने बातें भी नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि हमारा जो शुरू का कुछ टाइम था वो हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल था उसमें चला गया था, और देन एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि समय की कमी है, और अगली क्लास आपकी इंग्लिश की होने वाली है तो वो भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए। वैसे मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है, आप लोगों के साथ और भी अच्छा हो जाता है। सो नंबर तो थोड़े कम ज़्यादा हुए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आज डाउट्स थे आप लोगों को। आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से एवरीडे क्लास में टाइम से जुड़ें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे फिलअप फॉर्म चैनल में आएँ, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें एंड प्लेलिस्ट देखें। वीडियो में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप जो रोज़ क्लास हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं, और कल भी ज़रूर आइए क्लास में, कल की भी क्लास इम्पॉर्टेंट है। और अभी रोज़ ही हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो एमसीक्यू तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए हर दिन कुछ अलग क्वेश्चन भी लाऊं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए रहते हैं कि मैं ये देखती हूँ कि आपको कितना याद है, आप जो कर रहे हैं उसमें से आप लोग कितना, तो रिवीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके सही रहते हैं। चलिए, तो मिलते हैं कल, और कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊँगी मैं, और किसी को अगर कोई और टॉपिक में भी कुछ समझना है तो वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं साथ साथ एमसीक्यू के साथ वो टॉपिक भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, रोशनी जी गुड इवनिंग कह रही थी, सॉरी मैंने देखा नहीं, इतने मैसेज आ रहे थे ना कि मेरे नज़र नहीं पड़ी होगी रोशनी जी। तो वेरी गुड इवनिंग रोशनी जी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी होंगी आप, मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोग क्लास में जुड़ते हैं तो और भी खुश हो जाती हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड बाय, कल मिलते हैं, कल सब ज़रूर आ जाइएगा टाइम से।